गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। तो बच्चों, आज हम 8th क्लास का चैप्टर उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजघराने की कहानी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हम उसका जैसे आज तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। भाई, विभाजन के समय जीवन, जो जैसे भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके बाद की सिचुएशन बतानी है हमने, भारत की कैसी रही। भाई, 1947 में भारत विभाजन से नई सीमा के दोनों ओर बड़ी तादाद में आबादी भी स्थापित हुई। कहने का मतलब, जैसे भारत से कुछ लोग पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से लोग भारत में आए। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई, रोजगार परिवर्तित हो गए और शहर की संस्कृति एकदम अलग हो गई। विभाजन और स्वतंत्रता के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे प्रारंभ हुए। अब ये कहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद और आज़ादी के बाद कुछ दिन बाद जो लड़ाई झगड़ी थी वो भाई आरम्भ होनी शुरू हो गई। दिल्ली में बहुत से लोग मारे गए और उनके घर बार को लूट कर जला दिया गया। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों का स्थान पाकिस्तान से सिख एवं हिंदू शरणार्थियों ने ले लिया। शाहजहानाबाद में खाली पड़े मकानों पर कब्जा करने के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को यहाँ से भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए भी मजबूर कर दिया। 2 तिहाई मुसलमान दिल्ली से पलायन कर गए थे, जिसमें लगभग 44,000 मकान खाली हो गए थे। बहुत से मुसलमान पाकिस्तान की प्रतीक्षा में कामचला शिविर में रहने लगे। अब ये दे दिया, दिल्ली उसमें शरणार्थियों का शहर बन गया। दिल्ली एक कैंप के रूप में लागू हो गई। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की बढ़ोतरी हो गई, जबकि 1951 में दिल्ली की आबादी 8 लाख से ही कुछ अधिक थी। अधिकतर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, फौजी बैरकों, स्कूलों और बागीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ ने खाली पड़े मकानों पर कब्जा कर लिया। बहुत से लोग शरणार्थी बस्तियों में जाकर रहने लगे। तिलक नगर और लाजपत नगर जैसी बस्तियां इसी में बसी थी। दिल्ली में आने वालों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई दुकान स्टॉल खुल गए। अनेक कॉलेज और स्कूल भी खुल गए। जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे उनके स्थान पर आए शरणार्थी की निपुणता, काम धंधे बिल्कुल भिन्न थे या अलग अलग थे उनके वे काम धंधे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान छोटे मोटे व्यापारी, कारीगर और मजदूर थे। ठीक है, तो दिल्ली में आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, शिक्षक, वकील, छोटे दुकानदार और व्यापारी थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनके व्यवसाय में परिवर्तन ला दिया। पटरी वालों, फेरी वालों, बढ़ई जो मालिक हाथी का काम करता है, और लुहारों के रूप में उन्होंने नए रोजगार अपनाए। उनमें से बहुत से नए व्यवसाय में बहुत सफल भी रहे। फिर आगे दे दिया, पंजाब से आए विशाल झुंड ने दिल्ली के सामाजिक परिवेश को पूरी तरह बदल दिया। पहनावा, भोजन और कला के प्रत्येक क्षेत्र में मुख्यतः उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों संवेदनशीलता के नीचे दब गई। ठीक है, फिर आगे दे दिया, पुराने शहर के भीतर। इस बीच शाहजहानाबाद की क्या स्थिति हुई। अतीत में मुगलों के समय की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पानी पीने के लिए ताज़ा पानी आता था, अपितु दूसरी घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं शताब्दी में जलापूर्ति और निकासी की बेहतरीन व्यवस्था की अनदेखी की जाने लगी। बावड़ी जो कुएँ बोलते की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त करने का, कुओं को भी बंद कर दिया गया। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी नष्ट हो गई। यह उस समय की बात है जब शहर की आबादी निरंतर बढ़ रही थी। तो देखा रहे, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद्ध बावड़ी, ये पे बावड़ी है। ठीक है ना। अब इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को टूटे फूटे नहरें पूरा नहीं कर सकती थी। शाहजहानी नाली थी वही 19वीं सदी के अंत तक में बंद कर दिया गया। खुली नालियों की भी नई व्यवस्था का विकास हुआ। जल्दी ही यह प्रणाली भी आबादी के बोझ से चरमराने लगी। अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों एवं उफनते हुए खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं थी, जबकि उसी समय नई दिल्ली के क्षेत्र में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपये खर्च कर दिए गए। अब आगे दे दिया, हवेलियों के पतन। जो बड़ी बड़ी हवेली थे मुसलमानों के थे। 17वीं और 18वीं शताब्दियों के दौरान मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में निवास करता था। 19वीं सदी के मध्य का मानचित्र देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये 4 दीवारियों से घिरी दालान जोड़ने वाली भव्य इमारत। फिर दे दिया, एक ही हवेली में कई परिवार रहते थे। सुंदर फाटक से अंदर जाने पर हवेली के भीतर वाले आप
एक खुले अहाते में पहुँचे को बहुत बड़ा नोरा बोलते दरवाज़ा में पहुँच जाते थे। इसके चारों तरफ कारोबारियों और मेहमानों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका इस्तेमाल सिर्फ पुरुष ही करते थे। भीतरी दालान एवं कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के इन कमरों का कई कामों के लिए उपयोग होता था। वे फर्नीचर इनमें बहुत कम होता था। अलग कमर अल दिन खान की हवेली में 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कई इमारतें थीं। उनमें तंबू लगाने वालों, गाड़ी वालों, खातेदारों, मसालचरी, कलरकों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतज़ाम था। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे मुग़ल अमीर इन विशालकाय इमारतों को संभालने की स्थिति में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियाँ बंटने लगी, उनके बागों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो बाग सड़क की ओर खुलते थे, वहाँ गोदाम या दुकानें बन गई। कुछ हवेलियों का नियंत्रण नए उभरते व्यवसायी वर्ग के हाथों में चला गया। उपयोग में न होने के कारण बहुत सी बेकार हो गई। कौन सी हवेलियाँ? औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से एकदम भिन्न थे। ये बंगले एकाकी परिवारों के लिए निर्मित किए गए थे, इसलिए उनमें ढलवा छत वाली एक मंजिल की इमारत होती थी। ये बंगले सामान्यतः 1 या 2 एकड़ के खुले स्थानों पर बने होते थे। इनमें रहने, सोने और खाने के कमरे अलग थे और अलग बाग में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में तो 3 और बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, नौकरों के क्वार्टर, अस्तबल होता है जो घोड़ों का बांधने का स्थान होता है, मुख्य मकान से हटकर बनाए गए थे। घर की देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर होते थे। परिवार की महिलाएं प्राय दर्जियों एवं अन्य कारीगरों पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। फिर आगे हम बता रहे हैं आपको नगर पालिका योजना। 1931 की जनगणना द्वारा पता चला कि पुराने शहर के इलाकों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रति एकड़ 90 लोग यहाँ रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ मात्र 3 लोगों का औसत था। ठीक है, तो वो क्या भी बहुत ज़्यादा रखने लगे। बिगड़ते हालत के बावजूद भी पुराने शहर का फैलना जारी रहा। रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में पुराने शहर के निवासियों के लिए लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे यह सोच थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए प्रकार के चौराहा बाजार की ओर ढकेला जाएगा। इस चौराहे पर चारों ओर दुकानों की कल्पना की गई, जैसे उसका भी मानसिक सोच रखी गई भी ये बनानी है। इन पुनर्विकास में सड़कों के लिए जालीनुमा संरचना निश्चित की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, स्वरूप और आकार एक जैसी होनी थी। मोहल्लों के निर्माण के लिए ज़मीन को एक समान टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। इस नई जगह को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह योजना कभी पूरी नहीं हो पाई और उसने पुराने शहर को भीड़ से मुक्त कराने में कोई मदद नहीं की। 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था भी बहुत ही ख़राब थी। कहने का मतलब जैसे भी जो जल का आवागमन था और जो पानी बाहर, जैसे गंदा पानी बाहर जाने की व्यवस्था भी पूरी तरह से ख़राब थी। फिर आगे दे दिया 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया। इस योजना के अंतर्गत संपन्न तबकों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बन गए। संपन्न तबके कौन से होते हैं? जो बहुत ही परिवार या विशाल परिवार या सफल व्यापारी, जो मोटे पैसे वाले, उनके लिए इंतज़ाम किया गया। यहाँ पार्कों के आसपास रिहायशी मकान बने। मकानों के अंदर निजता की नई सोच के हिसाब से जगहें बटी हुई थी। अब बहुत से परिवार अथवा समूह साझा मकान जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए भिन्न जगह होने लगी। ठीक है, तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा दबाइए, लाइक कीजिए और इसको दबाकर शेयर कीजिए। थैंक यू।